तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। ये चैप्टर नंबर 15 और लास्ट हमारा जो चैप्टर उसका नाम है बायोलॉजी के। जो हमने PYQ वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज़, जिसके ऊपर हमने हर एक चैप्टर के ऊपर 2000 से 2022 तक पूछे गए सवालों को डिस्कस किया था। और वो जो सवाल है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको सभी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 को देखने वाले हैं कि जिसके ऊपर अब तक कैसे सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे MCQ कैसे पूछे गए हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखते हैं वो है फर्स्ट वाला। In which device a fine spray of water is used to separation of ammonia and sulfur dioxide। अब देखो यहाँ पे कौन से डिवाइस के अंदर जो फाइन स्प्रे है वाटर का वो यूज़ किया जाता है अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए। तो उसका आंसर है स्क्रबर। ओके, ये मार्च 2013 को सवाल आया गया था। जैसे कि आपको इसके अंदर मशीन्स दिए गए इस चैप्टर के अंदर, तो वो एक स्क्रबर। नेक्स्ट में दूसरा नंबर का सवाल, द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स इज कॉल्ड। जो परमानेंट रिमूवल है, फॉरेस्ट को काट देना, परमानेंट रिमूव करना, मतलब उसको कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट में थर्ड नंबर का सवाल, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। अब जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, आपको पता है, तो वो किससे हो रहा है? कौन सा केमिकल उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये अक्टूबर 2014 को रिलीज ये वो आया था सवाल। फोर्थ नंबर का, ओजोन डिप्लेशन इज ऑकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब एनवायरनमेंट के अंदर ये ओजोन डिप्लेशन है वो वाइडली हो रहा है क्योंकि कौन सा एलिमेंट उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है, वो CFC ये जो हार्मफुल एलिमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये ओजोन को क्या कर रहा है? डिफ्लेशन कर रहा है, उसका लेयर को थीन कर रहा है, कम कर रहा है। अगर ओजोन अगर पूरी तरीके से हट गया तो जो सन से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पे आएगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, उससे हमें कैंसर और बाकी के डिसीज हो सकते हैं। नेक्स्ट में फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन। सेम सवाल, CFC, जुलाई 17 को आया था। सिक्स नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय ओजोन। ओजोन कौन से रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज को। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल है, डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है, मतलब एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर जो एनिमल्स है ना, उनकी जो पॉपुलेशन है उसका नंबर जो है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। मतलब कि लास्ट 10 साल में 50 to 70%, मतलब यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब लास्ट 10 ईयर्स में, ओके, 10 सालों में जो है 50 से 70% जो इंडिविजुअल है वो स्पीसीज़ के, उनकी डेथ हो गई है। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। तो वो स्पीसीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। ये 2008 को सवाल आया था। दूसरा, गिव रीजन फॉर अ स्पीसीज टू बिकम द एंडेंजर्ड। अब एंडेंजर्ड क्यों बनती है स्पीसीज? हो सकता है उसके जो हैबिटेट है, उसको रहने वाला घर, वो अगर एनिमल जो ह्यूमंस ने अगर डिस्ट्रॉय कर लिया, पूरा डिस्ट्रॉय अगर कर दिया, तो वो कहाँ पे रहेंगे? मतलब धीरे धीरे वो स्पेसीज को अगर वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहा, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाई, तो वो धीरे धीरे ये पूरे यूनिवर्स से क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। थर्ड वाला, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, वही सेम सवाल। देन व्हाट इज द रेड डाटा बुक। इसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक मतलब क्या है कि जो ऐसे स्पेसीज है जिसके इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कम बचे हैं अर्थ के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। क्योंकि अगर देखो फूड चेन एनवायरनमेंट अगर मेंटेन रहना है, फूड चेन बैलेंस रखनी है, तो हर एक एनिमल को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए रेड डाटा बुक के अंदर ऐसे स्पेसीज का वहाँ पे कलेक्शन है जिसके अंदर उनके इंडिविजुअल्स बहुत कम बाकी है। नेक्स्ट में उसको, इसलिए हम उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में सवाल है, विच मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स हॉटस्पॉट मेथड। अब हॉटस्पॉट मेथड में जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, उसको डिक्लाइन, नष्ट होने से बचा सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। तो वो दो टाइप का होता है, क्या होता है? इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, कितने टाइप के कंजर्वेशन होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ये तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कंजर्वेशन।
ऑफ इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। सो ये दो टाइप से हम इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर उसको बढ़ाया जाता है। जो नेचुरली वो जिस जगह पे रहता है उस जगह पे ही उसकी स्पेसीज के नंबर को बढ़ाया जाता है, उसको हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, वो एनिमल को एक हमारे जगह पे लाते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, हमने जो जगह बनाई उसमें लाते हैं और उसको वहाँ पे नंबर को बढ़ाते हैं, तो वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है। और यहाँ पे जो एनिमल होता है ना, ये फ्री होता है इन सिटू में, कोई वहाँ पे कंपाउंड नहीं होता। लेकिन एक्स सिटू में ऐसा कंपाउंड हम बनाते हैं ताकि वो हमारे एरिया से बाहर ना जा पाए, तो उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो आता है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट मेथड के अंदर हम लिखेंगे कि इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, और इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सवाल के अंदर। नेक्स्ट में हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाई अराउंड द वर्ल्ड, इसका आंसर है 36। मार्च 2022 में सवाल पूछा गया था। थर्ड वाला राइट अ नोट ऑन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, अभी मैंने आपको बताया दोनों के बारे में आपको लिखना है, 2022 को सवाल आया था। नेक्स्ट में 15.7 एनवायरमेंटल इशू के ऊपर कैसे सवाल अब तक पूछे गया, देखो व्हाट आर द मेजर रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या है, किससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है वो आपको बताना है। ये मार्च 2013 को सवाल आया था। नेक्स्ट में सेकंड नंबर का सवाल, व्हाट इज़ द बायोमैग्निफिकेशन, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो होती है उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये जो सवाल है ये 2014 के अंदर और 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट में हम देखते हैं थर्ड नंबर का सवाल जो कि है गिव द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, अब ये जो चैप्टर नंबर 15 लास्ट चैप्टर वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, या आप बता सकते हो कि वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या है, कैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये जुलाई 2018 को पूछा गया था। डिफाइन पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है 2019 को पूछा गया था। फिफ्थ नंबर का डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिटीजन इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सिटीजन मतलब शहर में रहने वाले लोग, उनका क्या रोल होना चाहिए सॉलिड मैनेजमेंट को अंदर। सॉलिड मैनेजमेंट मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल वेस्ट मटेरियल निकल रहा है सॉलिड जिसको हम कहते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। और सिटीजन जो है, पीपल जो है जो सिटी के अंदर रहते हैं, उनका रोल उसके अंदर क्या होना चाहिए, उनका रोल होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा जो हर टाइप का सॉलिड है उसको अलग अगर कैटेगराइज किया जाए, अलग अलग सेपरेटली अगर हम यूज़ अगर दे किसी को तो उसका अच्छे से अच्छा यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका कहीं पे हमको उसको फेंकना नहीं चाहिए। ये सारी जनरल चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ना। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि देखो जितनी एनर्जी आपको पता है सन से हमारे अर्थ के ऊपर आती है, वो सारी एनर्जी वापस स्पेस में नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो हमारे अर्थ के ऊपर जो यहाँ पे गैसेस है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नियर अबाउट 81% जो है वो वहाँ पे हीट को यहाँ पे पकड़ के रखता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो आने वाली सन से ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट आती है वो अर्थ पे ही रह जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है फिर ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये देखो 2013 में उसके ऊपर सवाल आया था, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो आपको सारी चीज़ें बतानी कि जो सन है उससे निकलने वाली पूरी एनर्जी जो है वो अर्थ पे आ रही है, लेकिन वापस वो स्पेस में नहीं जा पा रही क्योंकि एलिमेंट्स उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड नंबर का सवाल, विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर होगा CO2। नेक्स्ट में थर्ड, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, जस्टिफाई कैसे होती है वो आपको बताना है। फोर्थ नंबर का, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग डिफाइन करते वक्त हम ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर को रिलेटेड विद ईच अदर्स। ठीक है, ये 2017 को सवाल पूछा गया था। जो फिफ्थ नंबर का सवाल है वो है डिफाइन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है और उसके एग्जाम्पल्स आपको बताने, जैसे कि CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट में ओजोन डिप्लेशन, ये 2019 में सवाल ऊपर के पूछे गए थे। ओजोन डिप्लेशन के ऊपर है, ओजोन का लेयर डिप्लेशन हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे पहला है क्वेश्चन, देयर इज अ होल इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में होल पड़ा है आपको पता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, उससे आपने क्या सीखा वो आपको जनरल अपने वर्ड्स में लिखना है, 2014 को सवाल पूछा गया था। दूसरा,
हाउ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिप्लेशन जो अगर ओजोन का हुआ तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे असर डालता है वो आपको बताना है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन के वो डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर गिरेंगे, जिससे हमें स्किन कैंसर है, बाकी की सारी डिसऑर्डर्स है वो होंगी। और अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो जिससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हीट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, वो भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में जो सवाल पूछा गया है वो है 3rd नंबर का, गिव साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन आपको बताना है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी का पिरामिड है वो अपराइट होता है, जैसे कि सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड जो होता है वो टर्चरी कंज्यूमर। तो ये ऐसा अपराइट होता है ऑलवेज, क्योंकि एनर्जी जो है वो जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम का वो यूनिडायरेक्शनल होता है इसीलिए। सेकंड, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा कंज्यूमर के ऊपर दूसरा वाला कंज्यूमर, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड वाला, ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड एज द गुड ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन प्रेजेंट है उसको गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। ये लास्ट वाला डिफॉरेस्टेशन के ऊपर जो सवाल पूछे गया है वो देखते हैं। पहला सवाल, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या होता है वो बताओ, कि क्यों जंगल जो है वो क्यों, हम पता है हमको कि जो प्लांट्स है वो कम हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉज है इसके। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहता है, ठीक है, वो जंगल छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एनिमल्स है ना, जो मतलब हम हैं ह्यूमंस, उसके अंदर वहाँ पे पेड़ को काटते हैं, उससे हम अलग अलग अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, उससे हम पैसे कमाते हैं, लेकिन हम वापस किसी पेड़ को लगाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर कोई पेड़ उनकी डेथ हो चुकी है पेड़ की, तो हम उस पेड़ को काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए काटने के लिए। लेकिन जो लिविंग पेड़ है, जो लिविंग प्लांट है, उसको हम नहीं काट सकते, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के, क्योंकि लोग पेड़ को काट रहे हैं, लोग बहुत सारी जगह कम गिर गई लोगों को रहने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए लोग ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उसको खेती बना लेते हैं, तो वहाँ से जो पेड़ है फिर उसको काटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन होता है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांट्स को काटना। नेक्स्ट में डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड कमेंट ऑन इट्स इफेक्ट। अब उसका इफेक्ट्स क्या होगा, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी को वो ट्रैप करके रखेगा अर्थ पे, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हो सकता है। उसके बाद जो रिसोर्सेस है वो कम यहाँ पे रहेंगे, ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, वो ऐसा हम धीरे धीरे चीज़ों को लिखेंगे वहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो चैप्टर है ना वो इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जनरल चैप्टर है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब एनवायरनमेंट भी हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ हमारा रोल भी होना चाहिए उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 15 के ऊपर अब तक पूछे गए सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।